कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जो है, एज द नेम शोज़ कि इसमें कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग। तो कम्युनिकेशन पे फोकस होता है, फ्लुएंसी पे फोकस होता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे फोकस होता है। और इस पे बहुत ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग यानी एक्यूरेसी पे नहीं होता फोकस, बल्कि फ्लुएंसी पे होता है। तो अब इसको शुरू करते हैं हम। अच्छा, ये जहाँ से ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको अब मैं CLT बोलूँगी, ओके। तो ये पेज जिस पे ऊपर चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 9 CLT। तो इसका जो सेकंड मेन पैराग्राफ है अप्लाइंग, इसके सेंटर में देखें कि indeed Clapper 2003 makes the point that because CLT lacks closely prescribed classroom techniques as compared with some of the other methods we have just looked at, CLT is fuzzy in teachers' understanding. तो communicative language teaching में उन्होंने कहा है कि जितनी clear cut टेक्निक्स जो दूसरे मेथड्स की हैं ना, उससे ज़रा कम क्लियर कट, उसमें यानी इतनी कंट्रोल नहीं होता। उसमें होता है कि किसी तरह की भी आप चीज़ डाल दें, तो आपको फ्री हैंड भी टीचर को होता है कि कम्युनिकेशन के लिए कोई भी तरह की आप एक्टिविटी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ नहीं होता। तो इसलिए इसका इतना ओपन होने की वजह से, या इसमें वाइड तरह की वाइडली यूज टेक्निक्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा टीचर्स इसके बारे में क्लियर नहीं होते। However, its flexibility also means that classroom practices differ widely, even when teachers report that they are practicing CLT. तो क्लासरूम की शक्ल जो है और क्लासरूम प्रैक्टिसेस में बहुत वैरायटी आती है, ठीक है। खैर, बहरहाल, तो हम जो है इसका एक जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हैं, और हम भी देखते हैं कि ख़ुद भी आप सोचें कि कोई आपके एक्सपीरियंस में इस तरह की टीचिंग टेक्निक्स हों कि जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन जो है वो किसी ने भी डेवलप की हो, ठीक है। तो इसका थिंकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस में, फर्स्ट इज़ द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स अ हैंड आउट दैट हैज़ अ कॉपी ऑफ अ स्पोर्ट्स कॉलम फ्रॉम अ रीसेंट न्यूज़पेपर। अब टेक्स्ट देखें कि ना ही किसी मोटी आपकी क्लासिक बुक में से है, ना ही कोई डायलॉग है। इट इज़ अ टेक्स्ट फ्रॉम अ रीसेंट न्यूज़पेपर कॉलम, ठीक है। तो अब इसकी प्रिंसिपल में अब ये एक बात है कि जिसमें ऑथेंटिक लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो आम इस्तेमाल, आम रोज़ा ज़िंदगी में आप या पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसके इस्तेमाल को इसमें प्रेफर किया जाता है। डायलॉग्स में भी आप देखें कि जब डायलॉग आप ख़ुद भी लिखते हैं, आप लोगों ने भी जब लिखे होंगे उसमें फंक्शनल इंग्लिश में, तो बड़ा आर्टिफिशियल सा होता है कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन। अजीब सी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो जाती है ना जब डायलॉग की होती है। तो नेचुरली अकरिंग जो डायलॉग होता है उसकी लैंग्वेज या ऑथेंटिक लैंग्वेज जो है, कि जिसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी कोई बैकग्राउंड है, आपको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ ये इस्तेमाल हो रही है, तो वो यहाँ पे इनकरेज की जाती है। Second is the teacher tells the students to underline the reporter's prediction and say which ones they think the reporter feels most certain of and which he feels least certain of. अब यहाँ पे जो भी एक रिपोर्ट है उसमें राइटर की इंटेंशन के बारे में, और जो राइटर की ओपिनियन है या फैक्ट है, फैक्ट्स और ओपिनियंस के दरमियान में फ़र्क करने का, कि जी राइटर, रिपोर्टर जो है वो जिस चीज़ों के बारे में सर्टन होगा वो यकीनन फैक्ट्स पे मबनी होंगे शायद, और जिसमें लेस सर्टन है वो शायद उसमें कोई उसकी ओपिनियन भी आ जाए। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत पेश आ रही है। नंबर 3, द टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स द डायरेक्शंस फॉर द एक्टिविटी इन द टारगेट लैंग्वेज। अब जो जो कुछ करना है, तो टीचर जो नेचुरली टारगेट लैंग्वेज को इस्तेमाल करके डायरेक्शंस दे रही हैं, तो टारगेट लैंग्वेज जो है उसी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी सोचा जाता है, ठीक है। कि यानी कि ना सिर्फ हमने टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है, बल्कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल के थ्रू भी उसकी हमने फ्लुएंसी इंक्रीज़ करनी है, उसमें कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करनी है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि द स्टूडेंट्स ट्राई टू स्टेट द रिपोर्टर्स प्रिडिक्शंस, के जो भी उसने स्पोर्ट्स कॉलम में रिपोर्टर ने प्रिडिक्शंस की, इन डिफरेंट वर्ड्स। अब डिफरेंट वर्ड्स क्या हैं, आपने जैसे फंक्शनल इंग्लिश में भी पढ़ा था कि मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज और द सेम फंक्शन। फॉर इंस्टेंस अपोलोजाइजिंग जो है वो बहुत सी डिफरेंट तरह की लैंग्वेज के थ्रू आप किसी से अपोलोजाइज कर सकते हैं, या किसी को आप थैंक यू कर सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल में यही बात है कि एम्फोसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन आपकी क्लियरली हो जाए, बजाय कि आपकी मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज फॉर्म्स या फॉर्मूला या ग्रामर या उसके रट्टे ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट तरह के वर्ड्स के थ्रू अगर आप अपना मकसद बयान कर सकते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टूडेंट्स अनस्क्रैम्बल द सेंटेंसेज ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब अनस्क्रैम्बल का क्या मतलब है, कि शायद उनको मिक्स फॉर्म में वो दे दिए थे, और वो मिक्स कटे हुए उनको जुमलों को कहा गया कि अब जी इनको आप ऑर्डर में लाओ।
अब ऑर्डर में लाने के लिए जो है आप देखेंगे कि इसमें कोहेजन कैसे होती है, कोहेरेंस कैसे होती है, ठीक है। और जुमलों का आपस में राब्ता क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर एक रिपोर्ट होती है तो उसके शुरू में सबसे पहले बताया जाता है कि अब कोई भी वाक़या हो रहा हो कि फ़लाँ डेट को ये हुआ, फ़लाँ टीम्स के दरमियान में ये हुआ और इस तरह से ये मैच हुआ या इस तरह से जो भी इंसिडेंट हुआ। तो एक इंट्रोडक्टरी तरह की बात जो होती है वो शुरू में होती है और एंड पे जो बात होती है वो कहते हैं कि हावेवर या इन कंक्लूजन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि जो हमें बता देते हैं कि ये एंड की तरफ के जुमले हैं और फिर कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। तो कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से कनेक्ट करते हैं। उनसे हमें समझ आ जाती है कि इस पैराग्राफ का ऑर्डर क्या होगा। तो इसको उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा है कि सुप्रा सेंटेंशियल लेवल यानी अबव द सेंटेंस लेवल के पैराग्राफ किस तरह जुड़ता है, हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। एक तो है ना कि जी सेंटेंस को और हम ग्रामर को और टेंसेस के करके हम सेंटेंस बनाना सिखाएं। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में हम सेंटेंस से ऊपर पैराग्राफ के आपस में राब्ते पे भी फोकस करते हैं कि ये पैराग्राफ के मिक्स सेंटेंसेस थे, हम इनको ऑर्डर कर सकें। अगर हम ये इंटेलिजेंटली बता दें कि किस तरह से ऑर्डर होगा, इसका ये मतलब है कि हमें सेंटेंस से बढ़ के पूरे टेक्स्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप है द स्टूडेंट प्ले अ लैंग्वेज गेम। अब ये गेम किसी तरह की भी हो सकती है, हर चीज़। तो गेम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपने प्लान भी नहीं की होती, नेचुरली अकरिंग होती है, लेकिन गेम के स्पिरिट में आप अपनी कॉन्शियस हुए बगैर या आप अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली भी वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस तरह आपकी जो है सक्सेसफुली आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पर्पस भी होता है गेम में। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कहा है कि जी हम डम शराड्स खेल रहे हैं और आप लोगों ने जो है सारी जो लैंग्वेज बोलने वाली इसमें जो भी यूज़ करनी है वो इंग्लिश में यूज़ करनी है, तो उसमें आप वो चीज़ गेस करने के लिए जो भी कोई एक पर्पस होगा ना कि भी आपने नाम गेस करना है थ्रू एक्शंस, और वो आप बोलेंगे तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो पर्पस आपका सेट हो जाता है और आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है फ्रॉम द लिसनर और फ्रॉम द, जैसे डम शराड्स की कोई गेम है तो उसमें आपकी नेचुरली जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। सेवन्थ स्टेप में ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स आर आस्क हाउ दे फील अबाउट द। तो इसमें उनको अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स और अपनी ओपिनियंस के इजहार का भी मौका मिला है कि जो नेचुरली भी जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम शामिल रखते हैं, उसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं। देन अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर, द टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स इग्नोर इट। तो एरर्स की जो है टॉलरेंस है कि नेचुरली आपके एरर होंगे और एरर्स आर अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो एरर जो अगर आप करेंगे बोलते बोलते तो अगली दफ़ा कभी आप ख़ुद करेक्ट करेंगे सुन के। कभी कभी टीचर जो है वो उसको एरर को करेक्ट नहीं करती मगर उसका सही जो है वो अपनी लैंग्वेज में एक नेचुरली ही यूज़ करती है, सही प्रोनाउंसिएशन या सही वर्ड, तो स्टूडेंट अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। या फिर किसी बाद वाले पॉइंट पे उन्होंने ये भी लिखा है कि विच ही विल रिटर्न टू एट अ लेटर पॉइंट, कभी बाद में जाके उसकी करेक्शन हो जाती है। तो एरर को उसी वक्त टोकना नहीं होता ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्लुएंसी इफेक्ट ना हो। देन नंबर 9 इज़ द टीचर गिव्स ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अ स्ट्रिप स्टोरी एंड अ टास्क टू परफॉर्म। अब स्ट्रिप स्टोरी क्या होती है कि स्ट्रिप्स पे डिफरेंट स्टोरी लिखी होती है, या तो उन्होंने एक्ट करनी होती है या उसके बारे में कोई ना कोई टास्क करना होता है। तो डिफरेंट तरह की उनको एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं। देखो पहले उसको ऑर्डर करने की, फिर रिपोर्ट दी गई। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिप स्टोरी क्या होती है आप लोग नेट पर सर्च करो। द स्टूडेंट्स वर्क विद अ पार्टनर और पार्टनर्स टू प्रिडिक्ट व्हाट द नेक्स्ट पिक्चर इन द स्ट्रिप स्टोरी विल लुक लाइक। अब उनको एक एक तस्वीर दी गई है उस स्ट्रिप में और फिर उनसे कहा है कि प्रिडिक्शन करें और कोऑपरेशन के थ्रू जो है वो उस प्रिडिक्शन पे आए। निगोशिएटिंग मीनिंग आप प्रिंसिपल में देखो कि अब एक तस्वीर के डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह के मीनिंग लेंगे कि अच्छा ये स्टोरी है, इसके बाद ये होगा ये होगा। तो आप इस तरह की एक्टिविटी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसी के थ्रू आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराएं। नंबर 11 इज़ द स्टूडेंट्स डू अ रोल प्ले। दे आर टू इमेजिन दैट दे आर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द सेम कंपनी। अब रोल प्ले क्या होता है जी, आप एक्ट करते हैं, एक टीचर बन गया, एक स्टूडेंट बन गया, या कंपनी है तो एक बॉस बन गया, एक एम्प्लॉय बन गया, एक अटेंडेंट बन गया, एक फोटोकॉपियर बन गया, और उनको कोई ना कोई सिचुएशन दी गई है। अब सिचुएशन जो है वो नेचुरल सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और फिर स्टूडेंट्स उसमें जज करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह की नेचुरली लैंग्वेज अकर करेगी और वो उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू उनकी स्पोकन भी बढ़ाई जा रही है, मे बी उनको रिटन भी कहा जाए।
लिसनिंग भी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, तो चारों स्किल्स पे भी फोकस हो रहा है. नंबर 12, द टीचर रिमाइंड्स द स्टूडेंट्स दैट वन ऑफ देम इज प्लेइंग द रोल ऑफ द बॉस एंड दैट दे शुड रिमेंबर दिस व्हेन दे आर स्पीकिंग. तो बॉस ने कैसे बोलना है, अब अगेन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज की फॉर्म्स. अब अगर आप टीचर हैं तो आपकी लैंग्वेज कैसी है, टीचर ने स्टूडेंट से बात करनी है, स्टूडेंट ने टीचर से बात करनी है, किस तरह की फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, किस तरह के वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज़ होंगे. आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ का भी प्रैक्टिस दी जा रही है. देन नंबर 13, द टीचर मूव्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप offering advice and answering questions. अब टीचर टोक नहीं रही. when the student ask they she offers advice, or when the students question she is answering them. तो टीचर जो है फैसिलिटेटर है. फैसिलिटेटर का क्या मतलब कि वहाँ मौजूद है कि अगर किसी को उससे मदद की ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन मदद ऑफ़र करेगी, लेकिन हर चीज़ पे इतना कंट्रोल नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को कहेगी बस यही एग्जैक्टली काम करो. उनको आज़ाद छोड़ा होगा कि आप लोग अपने हिसाब से एक्टिविटीज़ और टास्क करो. हाँ, कोई अगर क्वेश्चन है तो उसके आंसर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए टीचर मौजूद होगी. देन नंबर 14, द स्टूडेंट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स दैट दे वुड यूज टू स्टेट अ प्रेडिक्शन टू अ कॉलीग. अब उसी में उनको कोई सिचुएशन दी है कि जी अपनी कलीग से बात करने के लिए आपने कोई प्रोडिक्शन देनी है, तो आप कौन सी लैंग्वेज फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक है ना. तो उसमें स्पीकर को चॉइस दी हुई है कि किस तरह बोलना है, कब बोलना है, डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करनी है, तो उसकी सब की प्रैक्टिस उनको दी जा रही है. आफ्टर द रोल प्ले इज फिनिश, द स्टूडेंट्स एलिसिट रेलिवेंट वोकेबलरी. अब रोल प्ले के दरमियान में जो जो वोकेबलरी नेचुरली आई है, स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि सोचो, रिफ्लेक्ट करो और वोकेबलरी के बारे में बात करो कि किस किस्म की इस सिचुएशन में, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में और इन रोल्स के हिसाब से कौन कौन सी लैंग्वेज आई है. फिर उसमें अगर कोई न्यू वर्ड्स हैं या उनको कोई वर्ड नहीं आ रहा था तो वो वर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए. ठीक है ना. जैसे फॉर इंस्टेंस ऑफिस में यूज़ होता है एक स्टेनोग्राफर. अब स्टेनोग्राफर कौन होता है, तो स्टेनोग्राफ, अब डिक्शनरी चेक करें उसका वर्ड, एक नई वोकेबलरी वर्ड इस्तेमाल हो गया जी ऑफिस में इस्तेमाल के हिसाब से. Number 16, for their homework, the students are to find out about political candidates and to make a prediction about which one will be successful in the forthcoming election. अब आपके देखेंगे ये पूरे लेसन में प्रोडिक्शन बहुत ज़्यादा दफ़ा कराई गई है. स्पोर्ट्स के बारे में प्रोडिक्शन थी, फिर उसके बाद रोल प्लेज में भी की गई, फिर ऑफिस वाली सिचुएशन में भी की गई, अब ये होमवर्क में भी उन्होंने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बारे में प्रोडिक्शन करनी है. तो प्रोडिक्शन में कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, किस तरह तरीके से, इसकी सारी उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जी ऑथेंटिक कम्युनिकेशन में प्रोडिक्शन के इस्तेमाल के बारे में, और इसमें किस तरह से वो अपनी प्रोडिक्शन को वर्ड करेंगे, किस तरह से उसके लफ्ज़ बनाएंगे, किस तरह से उसकी फॉर्म बनाएंगे कि इसकी कॉम्प्रिहेंशन भी कायम रहे. ठीक है. अब रिव्यूइंग द टेक्निक्स में फिर क्या क्या आ रहा है जी, ऑथेंटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल, फिर स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस को मिक्स करके दे दिया जाता है. और फिर देखा जाता है कि लैंग्वेज की उन चीज़ों पे गौर करें कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि कौन सा जुमला पहले आएगा, कौन सा जुमला बाद में आएगा. अगर हमें कोई रिपोर्ट टाइप की चीज़ है उसमें और तरह के जुमले होंगे, स्टोरी होगी उसमें किस तरह से जुमले होंगे. तो हमें फिर लैंग्वेज की स्ट्रक्चर और लैंग्वेज के पैटर्न्स के बारे में भी अवेयरनेस आती है. फिर लैंग्वेज गेम्स का इस्तेमाल है, पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी है, रोल प्लेस का इस्तेमाल है. इसमें ये सारी इसकी टेक्निक्स हैं. अब आप लोगों ने सब ने खुद ये पढ़ना है, और कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बतानी है. ठीक है. तो फिर आप लोग जो हो, मैं आगे आपको इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी भी दूंगी थोड़ी सी, लेकिन आप ये पहले पढ़ें कल तक और मुझे बताएं इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो.